संवत्सर का ज्ञान सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ 9 प्रकार के दिन कहे गए, नौविध कालमान, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिद्धांत के अंतर्गत नौविध कालमान की चर्चा की गई है। मैं उसके बारे में भी आपको ब्रीफ में आगे बताऊंगा, ताकि वह कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में क्लियर रहे, क्योंकि उसके आधार पर जब हम देखते हैं, जब कोई पूजा पाठ होती है, जो संकल्प लेते हैं, उस संकल्प के अंतराल में जो पंडित जी संकल्प कराते हैं, तो सारे जो नौविध कालमान है, उन सभी कालों को साक्षी मानकर फिर आपको संकल्प कराते हैं, ठीक है ना। तो वो है क्या, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में आगे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले संवत्सर इत्यादि को पढ़ लेते हैं। तो संवत्सर इसका संबंध इन ग्रहों में, जो भी ग्रह हैं हमारे, जो सूर्यादि ग्रह हैं, इन ग्रहों में बृहस्पति के आधार पर होता है। बृहस्पति जिसको गुरु भी कहते हैं, जुपिटर भी कहते हैं, उसके आधार पर होता है। कहते हैं कि इसका ज्ञान हमें बृहस्पति की गति और राशि भोग के आधार पर होने के कारण से, मतलब गति, प्रायः बृहस्पति एक वर्ष में एक चक्कर चला, एक राशि को चलता है, अर्थात एक राशि मतलब 30 अंश को पूरा करने में या 30 अंश को चलने में बृहस्पति एक वर्ष का समय लगता है प्रायः, जिसे बृहस्पति वर्ष, ब्राह्मण्य वर्ष, संवत्सर, गौरव वर्ष इत्यादि के नाम से जाना जाता है, गौरवमान के रूप में जाना जाता है। भास्कराचार्य ने भी कहा है इसके बारे में कि बृहस्पति मध्यम राशि भोगात संवत्सर संगीत का बदंती, बृहस्पति के द्वारा मध्यम राशि का भोग करना। मध्यम राशि का मतलब मध्यम गति से। अब मध्यम गति क्या है? मध्यम गति का मतलब है कि एक एवरेज स्पीड। जैसे आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑफिस से जुड़े होंगे या स्कूल से जुड़े होंगे, या कहीं जब जाते हैं तो आपका एक दूरी का समय निश्चित होगा कि हमको इस चौराहे तक जाना है तो हमें 20 मिनट लगेगा या 20 मिनट की दूरी है। प्रायः बड़े शहरों में जैसे आप बंबई में किसी व्यक्ति से बात करेंगे कि आपका ऑफिस कितनी दूर है, तो आपको दूरी में ना बताकर कि वो 10 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है, वो यह बताएगा कि 40 मिनट की दूरी पर है। जो बड़े शहर हैं उनमें दूरी का जो संबंध हो गया है वो समय से हो गया है, क्योंकि दूरी तो ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर जो बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके कारण से उसे ज्यादा समय लगता है, ठीक है ना। तो वो जो जो आपको 40 मिनट बता रहा है, ये इसकी एवरेज स्पीड है। जैसे हम प्रतिदिन यहाँ से विश्वविद्यालय जाते हैं तो विश्वविद्यालय जाने में हमें लगता है 30 मिनट का समय लगता है। तो ये 30 मिनट का समय क्या है? स्थूल है। स्थूल का मतलब एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का मतलब कि ये मोटा मोटा 30 मिनट लगता है, लेकिन जब हम अलग अलग दिन का अलग अलग निकालते हैं तो वह बदलता चला जाता है। कभी 30 मिनट लगेगा, कभी 35 लग जाएगा, कभी 25 लगेगा, कभी 28 लगेगा, कभी 40 लगेगा, कभी 20 मिनट में ही हो सकता है पहुंच जाए। लेकिन मोटे तौर से हम कहेंगे, जब हम 20 मिनट पहुंचेंगे तो हम आज बहुत जल्दी आ गए, कभी 40 मिनट में आज बहुत देर लग गई, या कभी कभी और भी देर लग सकती है। तो इसलिए उसको एवरेज स्पीड जो कही गई कि कहा गया बृहस्पति मध्यम राशि भोगात भोगम संवत्सर संगीत का बदंती, बृहस्पति के द्वारा मध्यम गति से एक राशि का मतलब 30 अंश, ठीक है ना, 30 अंश का भोग करना, वो क्या कहलाता है? संवत्सर कहलाता है। इसीलिए संवत्सर जो होता है वो बृहस्पति के गति पर निर्भर करता है। पंचांगों में जो संवत्सर के, अब ये संवत्सर जो होते हैं 60 संवत्सर होते हैं। इन संवत्सरों के नाम कहे गए और नाम के आधार पर ही कहा गया यथा नामे तथा गुणे। अब इनके नाम तो हमने इसमें नहीं बताए हैं, उनको भी जब आगे आगे अगली क्लास होगी तो उसमें मैं आपको स्लाइड के माध्यम से उनके नामों की सूची भी दिखा दूंगा, ताकि आपके पास यहाँ भी मैटर इस पे उपलब्ध रहे। और अब जब आप लोग वीडियो के माध्यम से आप इसको अध्ययन करें तो आपके दिमाग में वो बात रहे, मतलब कि हाँ ये सामने इनके भी नाम है, तो इसको मैं दिखा दूंगा कौन कौन से इनके नाम है। प्रभव विभव आदि नाम से 60 संवत्सर होते हैं, ठीक है ना। और इनके जो नाम है, जैसे कि वर्तमान समय में यह जो वर्ष रहा है पिछले, इसमें एक लुप्त संवत्सर भी होता है। लुप्त संवत्सर का मतलब होता है कि बृहस्पति जिस वर्ष, वैसे तो सामान्य रूप से बृहस्पति एक वर्ष एक राशि में रहता है, और जब कभी वक्री, चूंकि ग्रहों की गति के संबंध में जो हम लोग आप पढ़ेंगे आगे,
तो ग्रहों की जो गति होती है वो 8 प्रकार की गति होती है। उसमें एक वक्री गति होती है, वक्रा अति वक्रा कुटिला मंदा मंद तरासमा तथा शीघ्रतरा शीघ्र ग्रहाणाम अष्टधा गति। ग्रहों की 8 प्रकार की गतियां हैं, जिसमें वक्री, अति वक्री, कुटिला या विकला, विकला शब्द भी इस्तेमाल होता है कुटिला की जगह। तो ये जो 3 प्रकार की गति है, ये वक्रत्व की गति है, मतलब ग्रह आपको पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। तो जब कभी गुरु वक्री होता है तो प्रायः गुरु उसी राशि में वक्री होकर पुनः उसी राशि में रहता है। किन्हीं वर्षों में कुछ ऐसे वर्ष होते हैं जहां पर गुरु वक्री होकर पिछली राशि में चला जाता है और पिछली राशि में जाकर वह उस राशि में पुनः लौट आता है जिस राशि में रहता है। वक्री होता है फिर मार्गी होता है। वक्री होके क्या है, पिछली राशि में चला गया और पिछली राशि में जब मार्गी, जब जाने के बाद वहां मार्गी हो गया, मतलब डायरेक्ट हो गया। वक्री का मतलब रेट्रोगेट। तो जब वो डायरेक्ट हो गया तो डायरेक्ट होके क्या है, फिर से उसी राशि में आ गया जिस राशि में था। जैसा कि इस वर्ष हुआ है 2021-22 में अगर कह ले तो इस वर्ष हुआ है, क्योंकि गुरु जो है वो क्या हुआ है, गुरु किस राशि में था, मकर राशि में था। उसके बाद वह कुंभ राशि में था। उसके बाद किस में चला गया, मकर राशि में चला गया और मकर राशि से पुनः कुंभ में आ गया। तो इसीलिए इस वर्ष आप लोगों ने देखा होगा पंचांगों के नामों में मतभेद रहा। कुछ लोगों ने कहा कि इस संवत्सर का नाम राक्षस संवत्सर है, कुछ लोगों ने कहा इसका नाम आनंद नामक संवत्सर है। लेकिन ये बात आप बिल्कुल मान के चलिए, जो राक्षस संवत्सर था जिसका आरंभ अप्रैल 2021 में हुआ था, उस समय आप देखेंगे तो अप्रैल 2021 का समय जो था वो सचमुच राक्षस जैसा ही था, क्योंकि उस समय कोरोना का प्रकोप, जो संवत्सर का फल कहा जाता है, उसका फल जो देखने को स्पष्ट रूप से, क्योंकि हमने कहा यथा नाम है तथा गुण, जैसा उसका नाम है वैसा उसका फल है। तो राक्षस का जो फल है वो क्या है कि उस समय जो मनुष्य होंगे वो क्या होंगे, काल कवलित होते रहेंगे। बहुत सारे अपार जन की हानि होगी। अपार जन की हानि आपने देखा उस कोरोना काल में कि अपार जन की हानि हुई। तो वो जो जब तक वह कुंभ राशि में रहा, उसके फिर उसके बाद किस में आ गया, मकर राशि में आ गया, फिर इस समय कुंभ में है। तो इसमें देखिए फिर से कोरोना का काल आया। हालांकि चूंकि समाप्त होने को है, जाने को है, वापस होकर अब जो है अगली राशि में प्रवेश कर जाएगा, मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो इसलिए ये जो संवत्सर था आनंद और राक्षस, ये दोनों चलते रहे बीच बीच में। जब वह कुंभ राशि में रहा तो राक्षस संवत्सर में रहा, और जब वह मकर राशि में रहा तो वह आनंद संवत्सर में रहा। तो आनंद संवत्सर में तो चीजें अच्छी रही, लेकिन जब राक्षस संवत्सर में आया तो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव इस रूप में देखने को मिले कि व्यक्ति जो है अपने जीवन को बचाने के लिए तमाम झंझावात, और सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में, विश्व पटल पर ऐसी स्थिति देखने को मिली। तो इसलिए जो पंचांगों के जो उनके नाम है, ये कितने प्रभावी है, यह भी आप, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया कितने प्रभावी है। भारतवर्ष में राष्ट्रीय संवत्सर, ईसवी संवत्सर, विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, फसली संवत्सर, हिजरी संवत्सर, बंगीय संवत्सर, कली संवत्सर इत्यादि बहुत सारे संवत्सर प्रचलित है। नाना प्रकार के संवत्सर मिलते हैं। चाइना का अपना अलग संवत्सर है, उनका अलग नववर्ष अलग आरंभ होता है। जापान का अलग आरंभ होता है। भारत में भी कई संवत्सर प्रचलन में है। करीब 36 प्रकार के संवत्सर का प्रचलन देखने को मिलता है, जिसमें ईसवी सन भारत के अंतर्गत देखा जाए तो ईसवी सन, विक्रम संवत, शक संवत, इनका उल्लेख ज्यादा मिलता है। फसली सन का इस्तेमाल जो है, आप देखिए जितने भी भारत के जो लेखा विभाग है, राजस्व विभाग है, जब आप कोई मकान या जमीन खरीदते हैं तो वहां फसली वर्ष लिखा जाता है। हिजरी संवत्सर, ये मुस्लिम धर्म में जो संवत्सर अपनाया जाता है उसको हिजरी संवत्सर कहते हैं। बंगी संवत्सर, जो बंग प्रदेश है, जो बंगला प्रदेश है, ठीक ना, मतलब उसमें पश्चिम बंगाल भी आता है और उधर का जो पूर्वी भाग है, वह जो प्रदेश है वो बंगी संवत्सर के आधार पर चलता है। तो ऐसे तमाम संवत्सर जो है अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग संवत्सर
प्रचलन में चलते हैं, लेकिन उनका सबका आधार वही है, कोई अलग नहीं है। तो इनको हम कैसे जाने? अब यहाँ पर हम जो 3 आधार ले रहे हैं वो विक्रम संवत, शक संवत और ईसवी संवत सर ले रहे हैं। क्योंकि आपको इनके बारे में ज्यादा समझना है, क्योंकि आपके प्राय पंचांग जो है वो विक्रम संवत, शक संवत और ईसवी संवत के आधार पर होते हैं। आज के समय में अगर कोई पूछे कि 1985 में कौन सा संवत्सर चल रहा था, तो ये जानकारी होना मुश्किल है। लेकिन किसी का जन्म 1985 में हुआ है, किसी का जन्म 1970 में हुआ है, किसी का जन्म 1960 में हुआ है, और भारत देश जब आजाद हुआ है तो 1947 चल रहा था। और जब भारत देश में जब गणतंत्र हुआ, जब वहाँ संविधान लागू किया गया तो 1950 चल रहा था। इस प्रकार से जो भी तमाम सारे जो घटनाएं हैं, चाहे वो देश के स्तर पे हों, चाहे राज्य के स्तर पर हों, चाहे व्यक्ति के स्तर पर हों, किसी भी स्तर पर घटनाएं हुई हैं। आपने किस सन में जन्म लिया है, आपने किस सन में किसी विशेष उपलब्धि को प्राप्त किया है, उस समय विक्रम संवत या शक संवत क्या चल रहा था, ये जानने के लिए हमें ईसवी संवत को आधार बनाना होगा, क्योंकि वो हमारे व्यवहार में है। आप लोग देखते होंगे जब पुरानी पुस्तकें आप पढ़ते हैं, तो पुरानी पुस्तकों में जो लेखक हुआ करते थे, वह ज्योतिष की तिथियों और संवत्सर के का उल्लेख किया करते थे। आज के समय जब कोई प्रस्तावना लिखता है, प्राकथन लिखता है, तो उसके अंतिम में वह तिथि के साथ-साथ वो तारीख लिख देता है आजकल। आजकल तो तारीख लिख देता है। लेकिन पहले समय में तारीख का प्रचलन उतना ज़्यादा नहीं था। शक संवत्सर और तिथियों का ही प्रचलन ज़्यादा था। तो वहाँ पर वो शक संवत या विक्रम संवत या जो है तिथि, इन सब का उल्लेख किया करता था। तो ये चूँकि व्यवहार में ईस्वी सन है, इसलिए ईस्वी सन को ही आधार बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि ईस्वी सन में आप सिर्फ 57 जोड़ दें तो विक्रम संवत प्राप्त हो जाएगा। आपको कोई पंचांग मिला या आपको कोई जन्मपत्री बनानी है, तो किस प्रकार से आप विक्रम संवत निकालें उसका, तो उसमें क्या करना है, सिर्फ इतना ही करना है कि ईस्वी सन में आप 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा। अर्थात ईस्वी सन जब आरंभ हुआ, उसके 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत आरंभ हुआ था। ठीक है ना? इसी प्रकार शक संवत में जब आते हैं, तो शक संवत जो है उसमें 78 ईस्वी सन में 78 घटा देंगे तो शक संवत हो जाएगा। मतलब ईस्वी संवत सन जब आरंभ हुआ, उसके 78 वर्ष बाद शक संवत आरंभ हुआ। इसी प्रकार से विक्रम संवत में अगर 135 वर्ष घटा देंगे तो डायरेक्ट आप शक संवत निकाल सकते हैं, और विक्रम संवत में अगर 57 वर्ष घटा देंगे तो ईस्वी सन। मान लीजिए कहीं ईस्वी सन लिखा है, विक्रम संवत लिखा है, तो ये तो खैर एक आप आराम से निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए विक्रम संवत लिखा है तो उसमें 57 घटा देंगे तो ईस्वी सन आ जाएगा। अगर शक संवत लिखा है तो उसमें 78 घटा देंगे तो आपको ईस्वी सन मिल जाएगा, तब भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये संवत्सर की कुछ बातें हैं।